नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। 11 जुलाई को आपका ज्योग्राफी का पेपर है और ये सीरीज मैं लेकर आऊंगी आपकी क्विक रिवीजन के लिए। आज बेटा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आपका पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल आपकी ज्योग्राफी की बुक का पहला अध्याय है, तो उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। भूगोल क्या है बेटा? भूगोल एक विस्तृत विषय है, ठीक है। भूगोल एक विस्तृत विषय है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक ही दो टॉपिक आप रखोगे। एक विस्तृत विषय है, एक विस्तृत श्रृंखला है भूगोल की। अब इसमें किस किस का अध्ययन होता है? इसमें भौतिक व मानवीय दोनों ही तत्वों का अध्ययन होता है, ठीक है। भूगोल आपका विस्तृत विषय है, इसमें भौतिक व मानवीय दोनों ही तत्वों का अध्ययन होता है। इसलिए भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल, ठीक है। मानव भूगोल ही आज का हमारा विषय है, हम इसी पर आ रहे हैं। भौतिक भूगोल क्या है? जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो बेटा, भौतिक भूगोल के बारे में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, महासागर। अगर आपको 9वीं कक्षा की ज्योग्राफी की बुक के कुछ के बारे में कुछ याद हो तो ये सारे टॉपिक्स आप कर चुके, ठीक है। तो ये जो क्या था आपका भौतिक भूगोल। आज हम आपके मानव भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल क्या है बेटा? मानव भूगोल मानव भूगोल मानव और भौतिक भूगोल, ठीक है, इनके बीच में परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। मानव और पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, महासागर, जीव जंतु, इन सब के साथ मानव के क्या संबंध है, उनका अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? मानव भूगोल। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी बहुत ज्यादा विस्तृत है। इसमें हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या कितनी है, मानव क्रियाएं कौन कौन सी करता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मानव बस्तियों के क्या क्या रूप है, ठीक है। तो ये सारा बेटा, ये आपकी पूरी बुक के कंसेप्ट इसमें आ गए हैं जो मानव भूगोल में हम पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल रेट जेल ने क्या कहा, हम इनकी ज्यादा परिभाषाएं नहीं करेंगे, एक अच्छी परिभाषा हम करेंगे जो रेट जेल ने दी है। मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। अब देखो, मानव भूगोल की जो हम परिभाषा कर रहे हैं, भूपृष्ठ भौतिक भूगोल का पार्ट है। भूपृष्ठ, मानव समाज तथा धरातल में सब कुछ आ जाएगा, पर्वत, नदियां सब आ जाएगा। तो धरातल, इन सब के बीच अंतर संबंध, आपस में क्या संबंध है, कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर है, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? मानव भूगोल। एक बार फिर से हम रेट जेल की परिभाषा को देखते हैं। ये परिभाषा आपको बिल्कुल लर्न करनी है भाई। मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंध, मानव तथा धरातल के बीच संबंध का अध्ययन करता है, कि अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, तो क्या कहलाता है? ये मानव भूगोल कहलाता है। ये रेट जेल ने दी। उसके बाद बेटा एडिस्टाम क्या कहते हैं कि हमें जो पृथ्वी है उसको मानव के घर के रूप में समझना चाहिए। जिस प्रकार किसी वस्तु का महत्व, अगर उसका मकान मालिक या उसका जो मालिक ही ना हो, वो खाली पड़ी है तो कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी कोई महत्व नहीं है अगर यहाँ पर मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो हमें एडिस्टाम ने क्या कहा कि पृथ्वी को हमें मानव के घर के रूप में समझना चाहिए, कि मानव यहाँ पर किस प्रकार की क्रियाएं करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार उसके दूसरों के साथ संबंध। तो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाज तथा धरातल के बीच अंतर संबंधों का क्या करता है? अध्ययन करता है। ये रेट जेल की परिभाषा आपको याद है। उसके बाद बेटा आता है कि थोड़े समय के बाद भूगोल में द्वैतवाद आया, बहुत ज्यादा क्या हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए। कुछ लोगों ने कहा कि इसको हमें क्या मानना चाहिए? सिद्धांतिकर मानना चाहिए, और कुछ ने क्या कहा, इसको विवरणात्मक मानना चाहिए। सिद्धांतिकर का मतलब है जैसे कि साइंस है, कि हर बात का लॉजिक हो और उसके कुछ रूल्स हो, फंडामेंटल रूल्स हो, उनके बेसिस पर हम इसको क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। जबकि कुछ ने कहा कि विवरणात्मक होना चाहिए, जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री है, जैसे विवरणात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए। जो इसको सिद्धांतिकर बनाने के पक्ष में थे उनके अपने लॉजिक थे कि कुछ चीजों को लॉजिकल प्रूव कर सकते हैं, जैसे भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है, कुछ चीजों को लॉजिकली प्रूव किया जा सकता है, पर कुछ का कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा समय तक क्या रहा, विवाद रहा, किसको सिद्धांत माने, सिद्धांतिकर सब्जेक्ट माने या इसको विवरणात्मक माने। भौगोलिक घटनाओं की व्याख्या किस आधार पर करें, कि भाई कुछ घटना हुई तो उसको सिद्धांत के आधार पर देखें, या सिर्फ ये देखें कि प्रकृति में ये ऐसे हो गया,
या ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर क्या करनी चाहिए, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। अब चाहे कुछ भी द्वैतवाद आया हो बेटा, पर प्रकृति और मानव इनमें कोई द्वैतवाद नहीं। कैसे? प्रकृति मानव के बिना प्रकृति का कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मानव बिना प्रकृति के कैसे सरवाइव करेगा? तो ये दोनों ही को क्या माना गया है, दोनों का बहुत अभिन्न आपस में एक दूसरे का अंग है, ये अविभाज्य है, ये आपस में एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। तो क्या है, अविभाज्य है। तो जब भी हम प्रकृति को और मानव को देखेंगे तो हम समग्रता के रूप में देखेंगे, मतलब एक साथ देखेंगे, मिलाकर देखेंगे, उनको साथ साथ देखेंगे। अब आगे करेंगे बेटा, जैसे कि आपको पता है बेटा, प्रकृति और मानव को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों आपस में अविभाज्य हैं। तो प्राचीन समय से प्रकृति व मानव शरीर रचना विज्ञान को आपस में संबंधित किया गया है। जैसे कि उनके नाम रखे गए हैं, उनके रूपक दिए गए हैं, तो उस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तूफान को किसके रूप में सिंबलाइज किया गया है? आंख के रूप में, नदी को मुख के रूप में, ठीक है, नदी को मुख के रूप में, हिम नदी जो आपको पता है बर्फ की जो नदी है, बर्फ की जो चादर बिछी रहती है, उसको नासिका के रूप में, मृदा जो मिट्टी के लिए है उसको स्किन के रूप में, परिच्छेदिका का मतलब है स्किन, ठीक है। उसके बाद नगर को जीव के रूप में। इस प्रकार से क्या है, फिर से देख लीजिए, तूफान को आंख के रूप में, नदी को मुख के रूप में, हिम नदी को नासिका, मृदा को परिच्छेदिका और नगर को जीव के रूप में क्या दिया गया है, सिंबलाइज किया गया है। तो इससे ही आपको पता चलता है कि किस प्रकार प्रकृति और मानव दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेल मार्गों व जल मार्ग, जो रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वो परिसंचरण धमनियों की तरह, ठीक है, जैसे हमारे शरीर में ये जो रक्त वाहिकाएं हैं, धमनियां हैं, उसी प्रकार से रेल मार्ग और जो जल मार्ग है, ये जो जाल बिछा हुआ है, उसको सिंबलाइज किया गया है। और जर्मन जो एक भूगोलवेत्ता थे, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो नगर है वो एक प्रकार से जीवों के रूप में सिंबलाइज हुए। तो इस प्रकार देखो कि किस प्रकार जो प्रकृति है उसको मानव के साथ क्या किया गया, मानव के रूप में सिंबलाइज किया गया। तो प्रकृति का मानव पर प्रभाव क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। मानव भूगोल क्या हुआ, तो बेटा मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, ठीक है, खुद मानव के द्वारा रचित पर्यावरण के बीच में अंतोक्रिया जो होती रहती है, जो लगातार उनके संबंध बनते रहते हैं। जिस प्रकार पेड़ काट रहा है मनुष्य, तो वो क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है या उसका प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार प्रकृति जब अपना बाढ़ आती है या कोई अपना रूप दिखाती है, या वो भी मनुष्य को अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रभावित करती है। तो दोनों के बीच में जो अन्योक्रिया है ना, जो दोनों के बीच में संबंध है, उससे आपका क्या विकसित हुआ है, आपका मानव भूगोल विकसित हुआ है। अब हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बेटा मानव का प्रकृतिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक तो मानव का प्रकृतिकरण पूछेगा आपसे, या फिर पूछेगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो दोनों को आपको मिलाकर आप लिख सकते हो, एक साथ समझना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद भी वही चीज है और मानव का प्रकृतिकरण भी वही चीज है। अब ये देखिए कि क्या कहता है मानव का प्रकृतिकरण में, क्या कहता है कि जो मानव का प्रकृतिकरण है, ये आदिम समय में जो मानव क्या था, प्रकृति पर निर्भर था और वो प्रौद्योगिकी का उसको ज्ञान नहीं, ठीक है। जब प्रौद्योगिकी का मनुष्य को ज्ञान नहीं है तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। तो ऐसी अवस्था में क्या है, प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, ठीक है ना। प्रकृति की जो घटनाएं उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, वो किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता था, उसकी पूजा करता था, वो प्रकृति की पूजा करता था। तो ये स्टार्टिंग की स्थिति है। आदिम समय में मनुष्य प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था तथा उसकी पूजा करता था, उसका आदर करता था, उसकी पूजा करता था। आदिम समय में प्रकृति की शक्तियों के मध्य अंतःक्रिया पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाई। आदिम समय में यानी कि पुराने समय में जब आप मनुष्य आदि मानव था, उस समय में ज्यादातर जो मनुष्य की जो क्रियाएं थी और प्रकृति के बीच में उसका जो संबंध था, वो क्या कहलाई बेटा, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाई। ऐसे में पर्यावरण ज्यादा शक्तिशाली है, प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है और मनुष्य को भी प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है। मनुष्य केवल उसके अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। यहाँ पर ये देखो, जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है तो किसका प्रकृतिकरण हुआ, मानव का, ठीक है। तो मानव का क्या हुआ, प्रकृतिकरण हुआ। यहाँ पर आपसे उदाहरण के साथ पूछता है बेटा, इसी को क्या कहा गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। पर्यावरणीय निश्चयवाद भी आदिम समय की वह स्थिति
जो मनुष्य को प्रौद्योगिकी का ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो क्या था, प्रकृति से डरता था, उसकी सुनता था, उस पर उसकी प्रचंडता से डरता था और क्या करता था, उसकी पूजा करता था। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाई। अब ये क्या कहता है बेटा, एक उदाहरण पूछता है, बार बार आपकी बुक में भी दिया है, तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। बेंदा नाम का एक व्यक्ति है, जो बेंदा है वो मध्य भारत के अबू-जमाड़ क्षेत्र के वनों में रहता है। वन में केवल 3 झोपड़ियां हैं, वहां पर जैसे हमारे नगरों में होता है वैसे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई भी ऐसी आबादी, कुत्ते वगैरह और जो भी आपके जंगली मतलब जो भी ऐसे जानवर आपके आस पालतू जानवर जिनको हम कहेंगे वो आसपास मिलते हैं, वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, बेंदा क्या है, जंगल में रहता है और प्रकृति के साथ रहता है एक तरीके से। उसके बाद क्या कहता है, 3 झोपड़ियां हैं और वो वन में क्या करता है, वन में एक कुल्हाड़ी लेता है और वन को क्या कहा गया आपकी बुक में, पेंडा भी कहा गया है। तो वन में जाता है और क्या करता है, जड़ी बूटियों की खोज करता है। उसके जो बुजुर्ग हैं वो उनके कबीले के, वो उसको इसके बारे में बताते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं। आपको पता है कि स्थानांतरित कृषि क्या, जंगल के एक भाग को जला दिया, वहां पर खेती की, ठीक है। वो जो राख उसके जो बचे हुए टुकड़े होते हैं पेड़ों के, उनको जला दिया, ठीक है। पेड़ों को काट कर क्या कर दिया, जमीन को साफ कर दिया और जो बचे हुए हिस्से होते हैं उनको जला दिया। उसके बाद वहां पर खेती की, 2-3 साल वहां पर खेती की, फिर जंगल के किसी और भाग में जाकर खेती। तो इस प्रकार की कृषि आज भारत के 1-2 हिस्से में आज भी पाई जाती है, पर धीरे धीरे क्या हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पर ये ज्यादातर लुप्त हो गई, तब लुप्त हो गई जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने फॉरेस्ट लॉ इम्प्लीमेंट किए और जो कबीले के लोग हैं या जनजाति के लोग उन्हें जंगलों से बाहर निकाल। तो अब तो ये शायद लुप्त प्राय हो गई है। अब ये देखिए कि जो बेंदा है वो स्थानांतरित कृषि करता है, वो अपने आप को सुंदर ब्रह्मांड का अंग समझकर क्या समझता है कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। उसको प्रकृति के मतलब वो पेड़ों को, पौधों को और प्रकृति के सुंदर सुंदर नजारों को देखता तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उसको वन कहता है कि वन की आत्माएं उसकी मदद करेंगी। वन में हर चीज में वो क्या करता है, जीवन को महसूस करता है, ठीक है। जैसे झरने की आवाज से, पत्तों की हिलने की आवाज से वो क्या करता है, वो महसूस करता है कि ये सारी घटनाएं क्या करेंगी, उसको प्रभावित कर सकती हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली है उस समय पर, कौन सी प्रणाली है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली वो क्या है, जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है। उसके बाद क्या है बेटा, जड़ी बूटियों की खोज करता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहा गया, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण कहा गया। अगला टॉपिक है हमारा, अब क्या बेटा, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो मानव है उसका प्रकृतिकरण कब हुआ, जब क्या था, मनुष्य कंट्रोल में था, मनुष्य डरता था प्रकृति से, उसकी पूजा करता था, वो उसके नियंत्रण में था, उसकी आजादी कम थी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया, जो वो पर्यावरण पर पूरी तरह से एक तरीके से निर्भर था, ठीक है। प्रौद्योगिकी की कमी थी, पर धीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई और जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति को सीखता गया, कहीं ना कहीं वो तकनीक विकसित करता गया बेटा। तकनीक ने क्या किया, तकनीक ने उसको एक विजेता बना दिया एक तरीके से, तकनीक ने उसको ताकतवर बना दिया। तकनीक ने क्या किया, तकनीक ने उसको बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल करना सिखा दिया। तकनीक ने उसको जैसे वायुयान चलाना सिखा दिया। तकनीक ने उसको प्रकृति पर एक तरीके से नियंत्रण बनाना सिखा दिया। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या है कि मनुष्य ने जब सक्षम प्रौद्योगिकी सीख ली, एक प्रौद्योगिकी सीख ली, अच्छी तकनीक आ गई उसको, तो उसने क्या किया बेटा, मनुष्य अभाव की स्थिति से आजादी, जो पहले वो प्रकृति से डरता था ना, अब वो क्या हो गया, आजादी की स्थिति में आ गया। उसको प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग क्या करना आ गया, ढालना आ गया। वहां पर देखो उसने क्या था, वो प्रकृति के अकॉर्डिंग ढल गया, ठीक है। अब क्या है, उसने अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालना उसको आ गया। प्रकृति मौके देती है, मानव ने उसका, प्रकृति ने ही सिखाया, प्रकृति ने मौके दिए, मानव ने उसका इस्तेमाल किया और धीरे धीरे प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। तो प्रकृति का क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। इसको संभववाद कहा, ठीक है ना। जब मनुष्य ज्यादा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगा और प्रकृति को क्या कर लिया, एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, अपने अनुसार ढाल लिया, ये क्या कहलाया बेटा, संभववाद। और जो मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, उससे ज्यादा डरता था। निर्भर तो तब भी है, पर क्या है, जब उससे डरता था, उसकी पूजा करता था और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले हुए था, वो था मानव का प्रकृतिकरण। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो क्या है, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया, उसने ढाल लिया। इसको प्राचीन समय में क्या किया, कहा गया पर्यावरणीय संभववाद। इसका भी उदाहरण पूछा जाता है बेटा। तो यहाँ पर 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो यही पूछता है, प्रकृति का मानवीकरण पूछे गया तो आपसे
या फिर इसको क्या कहेगा, संभववाद कहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूछे तो आपको वही बात बतानी है कि संभववाद वो है जब प्रकृति, जब मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया, तकनीक आ गई, उसने अलग अलग तकनीकें विकसित कर ली और क्या किया, उसने प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, अपने अनुसार ढाल लिया और वो प्रकृति पर क्या करना सीख गया, नियंत्रण करना सीख गया है, तो इसको क्या कहा गया, संभववाद कहा गया। उदाहरण पूछते हैं तो बेटा कैरी का उदाहरण है इसमें आपकी बुक में। जो कैरी थी वो एक ट्रांडाइम का शहर है, वहां पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, प्रचंड मतलब हवाएं आप कह सकते हो, हमेशा बर्फ गिरी रहती है और अधिक आकाश महीनों तक, मतलब सूरज का कोई नामो निशान नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पर क्या सर्दी है। तो ऐसे में क्या है बेटा, कैरी है, एक महिला है, 58 वर्षीय महिला है, 8 बजे तो वो ऑफिस अपनी कार से निकल जाती है, उसकी कार के जो टायर है वो ऐसे टायर है, मतलब उच्च तकनीक के टायर आप कह सकते हो, जो कि वहां के मौसम के उपयुक्त है। उसके साथ साथ वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो लाइटें हैं, वो टेम्परेचर क्या, वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत अंधेरा सा रहता है, तो ऐसे में क्या लाइटें बहुत ज्यादा अच्छी वाली लाइटें हैं, बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली लाइट है, जो क्या करती है पूरे उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। वो अपने कार्यालय पहुंच जाती है, वहां बाहर तो बहुत ठंड है पर कार्यालय के अंदर का जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, वो उष्ण कटिबंधीय है, फलों का आनंद लेती है, जो कि वहां पर पॉसिबल भी नहीं है। फिर भी वो वहां पर क्या किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य ने क्या कर लिया है, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है। वो एक गुंबद टाइप के रूम में कार्यालय में बैठती है, जिसमें धूप तो आ सकती है पर क्या है, वो बर्फ को अंदर आने नहीं दिया जाता है, सर्दी को क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। उसके बाद कैरी क्या है बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क पर जाती है, वो तभी अपने दिल्ली के मित्रों से कांटेक्ट कर लेती है। ठीक है, वो लंदन की फ्लाइट लेती है कई बार सुबह के समय। उसके साथ साथ वो क्या करती है, जो कैरी है समय पर अपने घर पहुंच जाती है और अपने कार्यक्रम देखती है टीवी पर। तो इस प्रकार से कैरी एक बहुत अच्छा जीवन जी रही है। क्यों? क्योंकि उसने उसका जो जिस प्रकृति में, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही है, वो मनुष्य के लिए रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, पर फिर भी क्या उसने प्रकृति को, ठीक है ना, मानव तकनीक ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है और हर चीज को अपने उपयुक्त बना लिया। तो ये संभववाद है। ये क्या बेटा, संभववाद। जब हम क्या हो जाते हैं एक तरीके से प्रकृति, एक हमारी अभाव कम हो जाता है, हम ये नहीं कहते कि ये नहीं है, ये नहीं है, हम क्या कर लेते हैं, चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। तो ये संभववाद की स्थिति है। तो कैरी की अगर स्थिति देखें तो उसकी आयु तो 58 वर्ष है, पर वो दिखाई कितनी देती है, 30 इयर्स की वो दिखाई देती है और उतनी ही हेल्दी है जितने की इस एज के लोग होंगे। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है और उससे पहले हमने पढ़ा प्रकृति का मानवीकरण क्या है। अब बेटा एक दोनों के बीच की एक नई धारा आई, वो नई धारा किसने दी और वो क्या थी? भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक बीच का रास्ता अपनाया। आपने देखा होगा कि अभी हमने पढ़ा बेटा पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसमें क्या अभाव की स्थिति है, मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है, मानव प्रकृति पर निर्भर है और वो बहुत सारी चीजों को अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। वो प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो प्रकृति को क्या समझता है, उसको देवी समझता है, उसकी पूजा करता है और जंगल की आत्माएं जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो अब उसके बाद क्या है बेटा, ये नितांत भाव की स्थिति है। इसको प्राचीन समय में पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया। फिर उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि मानव का प्रकृति का क्या था, मानव का प्रकृतिकरण हो गया। कि मानव का प्रकृतिकरण किस प्रकार से हुआ कि वो प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। फिर उसके बाद स्थिति आई संभववाद की। संभववाद में क्या था, नितांत स्वतंत्रता मिली, मनुष्य ने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया, उसने नई प्रौद्योगिकी विकसित कर ली और अब वो क्या हो गया, नितांत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ गया। अब वो घटनाओं पर अपना कंट्रोल कर लेता है, वो अपने आप को, वो अपने पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, जो उसको चाहिए वो पर्यावरण से ले लेता है। तो ये संभववाद की स्थिति थी, इसमें बहुत ज्यादा क्या थी, स्वतंत्रता थी। अब ग्रिफिथ टेलर जो एक भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई नवनिश्चयवाद कहा गया उनके तरीके को, उनको क्या कहा गया, उनकी धारणा को नवनिश्चयवाद, रुको या जाओ निश्चयवाद भी कहा गया। ये एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। नवनिश्चयवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ये तो ज्यादा अभाव की स्थिति है, ठीक है ना, पर्यावरणीय निश्चयवाद, और ये ज्यादा स्वतंत्रता की स्थिति, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी ना, ठीक है, आप जब भी जाते हो बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो लाल बत्ती होती है, रुको, ठीक है। उसके बाद जब पीली बत्ती होती है तो तैयार रहो, आगे जाने की परमिशन मिल जाती है। फिर हरी बत्ती क्या कहती है, चलो।
तो उसी प्रकार प्रकृति भी क्या है बेटा, प्रकृति भी हमें इस प्रकार से इशारे करती है, प्रकृति भी हमें इस प्रकार से सिंबलाइज करती है कि जब प्रकृति क्या कहती है, प्रकृति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, प्रकृति आपको गाड़ी चलाने से नहीं रोक रही, प्रकृति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रही, जिस प्रकार लाल बत्ती आपको नहीं रोकती, ठीक है, लाल बत्ती रोकती है, मतलब ट्रैफिक लाइट आपको रोक नहीं रही, वो आपको चलने की भी परमिशन देती है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रकृति क्या है बेटा, प्रकृति हमें रोक नहीं रही, प्रकृति क्या कहती है हमें, प्रकृति के नियमों का अनुपालन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रकृति को अच्छे से समझो, जो चीजें जो संसाधन हम ले सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार उसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ना, प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है। फिर क्या कहती है, प्रकृति हमें सावधान करती है, जब हम जरूरत से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हमें इशारा करती है कि अब रुक जाओ, ठीक है। तो प्रकृति हमें क्या कर देती है, सावधान कर देती है कि भाई अब रुक जाओ, अब रुकने की स्थिति है। उसके बाद लाल संकेतों पर हमें उत्तर देना होगा, पर लाल संकेतों पर भी बेटा हम चलते गए तो इसका मतलब दुर्घटनाएं होंगी, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो दुर्घटनाएं होंगी। उसी प्रकार प्रकृति में भी, प्रकृति जब आपको क्या कहती है कि अब रुको, फिर भी आप चल रहे हो, तो क्या करती है, प्रकृति रोकती है, फिर कहते हैं कि प्रकृति अपने आप अपना संतुलन स्थापित कर लेती है, ठीक है। जैसे कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, अगर मानव ने उस पर नियंत्रण नहीं किया, संसाधनों पर दबाव बढ़ा, तो आने वाले समय में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जो मनुष्य पर्यावरण का शोषण करेगा, तो प्रकृति क्या करेगी, अपने आप मनुष्यों को खत्म कर देगी या जनसंख्या को नियंत्रण में कर लेगी। तो इस प्रकार क्या है, प्रकृति आपको कहती है, प्रकृति आपको क्या कहती है कि रुको, ठीक है ना, अब रुकने की स्थिति है। अब ये कहता है कि जब ये दुर्घटनाएं हम कर रहे हैं, जैसे कि आज के समय में हम कर रहे हैं, प्रकृति की नहीं सुन रहे हैं, तो अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं को जन्म देती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि अभी हरित गृह प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ओजोन लेयर, ओजोन जो परत है उसका क्षय हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसमें एक छेद बताया जाता है। भूमंडलीय तापमान धीरे धीरे, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। पीछे हटती हिम नदियां, जो हिम नदियों का आकार है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बेटा हमें प्रकृति का प्रयोग तो करना है, ठीक है, प्रकृति के साथ चलना है, प्रकृति के नियमों का अनुपालन करना है। प्रकृति जहां हमें कहे रुको, ठीक है, वहां हमें रुकना है, और जहां प्रकृति हमें कहे जाओ, वहां हमें जाना है। इस प्रकार हमें ग्रिफिथ टेलर की नवनिश्चयवाद की थ्योरी को अपनाते हुए प्रकृति का प्रयोग करना है और अपने विकास को अग्रसर करना है। ये आज का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, मैं पूरी सीरीज लेकर आऊंगी आपके 11 जुलाई से पहले, तो पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, ठीक है ना। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बोलो थैंक्स।